जय हिंद दोस्तों। तो आज अपन पढ़ेंगे गणित के शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज अपन 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे मूल्यांकन के बारे में, एक दिन अपन देखेंगे उपलब्धि परीक्षण के बारे में, एक दिन अपन देखेंगे निदानात्मक परीक्षण के बारे में देखेंगे। देखो बेसिकली इन तीनों टॉपिक को कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो फटाफट से अपन शुरू करते हैं। इनके बारे में बहुत सी जानकारी दी हुई है, तो फटाफट से एक एक जानकारी को क्लियर करते हुए चलेंगे अपन। तो देखेंगे अपन गणित का शिक्षा शास्त्र। क्या देखेंगे आज? गणित का शिक्षा शास्त्र। इसमें अपन 3 चीजों के बारे में देखेंगे। कितनी चीजों के बारे में देखेंगे अपन? 3 चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे गणित की एक तो देखेंगे अपन मूल्यांकन के बारे में, फिर देखेंगे अपन उपलब्धि परीक्षण के बारे में, देखेंगे। फिर देखेंगे अपन निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं मूल्यांकन से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे मूल्यांकन के बारे में। सबसे पहले आ जाता है अपना मूल्यांकन के बारे में क्या क्या बताया जाता है? मूल्यांकन के बारे में बताया जाता है मूल्यांकन की परिभाषाओं के बारे में। देखो मूल्यांकन के बारे में क्या क्या देखना है? मूल्यांकन की परिभाषा के बारे में देखना है, मूल्यांकन की परिभाषा है। उसके बाद अपने मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में देखना है। उसके बाद मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में देखना है। मूल्यांकन में 3 चीजें देखनी है। मूल्यांकन की परिभाषाओं के बारे में देखना है, मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में देखना है, मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में देखना है। तो ये सारी चीजें देखेंगे अपन मूल्यांकन के बारे में। देखो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं परिभाषाओं से। परिभाषाओं में क्या क्या जाता है? देखो मूल्यांकन की परिभाषा के लिए सबसे पहले अर्थ और परिभाषा। अर्थ देख लेते हैं अपन कि इसमें परिणाम, इसमें दोनों चीजें शामिल होती है, यानी मापन भी शामिल होता है, इसमें मूल्य निर्धारण भी शामिल होता है। इसमें मापन प्लस मूल्य निर्धारण दोनों ही चीजें, मूल्य निर्धारण इसमें दोनों ही चीजें शामिल होती है। ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मूल्यांकन प्रक्रिया की 3 चरण माने जाते हैं, ये भी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले इसमें उद्देश्य आता है, फिर उसके बाद अनुभव, देन इसमें लास्ट में मूल्यांकन आ जाता है। किसके अनुसार आ जाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। एक बुक लिखी जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो किसके द्वारा लिखी जाती है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन तो जो एनसीईआरटी के द्वारा लिखी जाती है, उनके द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नामक जो बुक लिखी जाती है उसमें बताया जाता है। नेक्स्ट इसमें मूल्यांकन की परिभाषा में सबसे पहले परिभाषा जाती है कोठारी के द्वारा। कोठारी कमीशन के द्वारा मूल्यांकन को अभिन्न अंग बताया जाता है शिक्षण प्रक्रिया का। उसके बाद क्या आ जाती है? कोठारी कमीशन। उसके बाद दांडेकर की परिभाषा आ जाती है। दांडेकर के द्वारा कहा जाता है सीमा। दांडेकर के द्वारा उद्देश्यों की सीमा का निर्धारण करने का काम मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बताया जाता है गुण के द्वारा कहा जाता है सही ढंग, यानी सही ढंग से मापना ही हमारा मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट कहा जाता है मुफात के द्वारा कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। न सिर्फ औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना बल्कि व्यक्तियों के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना। औपचारिक शिक्षा बल्कि व्यक्तियों के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद अगला बताया जाता है हमारा लेना के द्वारा कहा जाता है प्रमाणों को जुटाना। प्रमाणों को जुटाना ही हमारा मूल्यांकन कहा जाता है। तो ये था हमारे परिभाषाओं का पोर्शन। अब अपन देखेंगे, ये था अपने परिभाषाओं का पोर्शन। उसके बाद परिभाषाओं के पोर्शन के बाद देखेंगे मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में। मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं? मूल्यांकन के बेसिकली 3 प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से प्रकार माने जाते हैं? सबसे पहला माना जाता है निदानात्मक। क्या माना जाता है? निदानात्मक। फिर क्या माना जाता है? निर्माणात्मक। फिर निर्माणात्मक को अपन एक और नाम रचनात्मक के नाम से भी जान सकते हैं, उसके बाद यहाँ बताया जाता है अपने संकलनात्मक देखो इसका संकल्प नहीं होता है, एक समकलनात्मक देखो समकलनात्मक यानी कि इसको समग्र रूप से देखा जाता है, इस वजह से इसको समकलनात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। उसका निदानात्मक, रचनात्मक और देखो मेरे माइंड से बार बार भी सो रहा है। एक तो संकल्प शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन संकल्प शब्द नहीं होता है, समाकलन होता है। तो समाकलनात्मक कह सकते हैं इसको। समाकलनात्मक है ना। तो निदानात्मक के बारे में क्या जाता है? ये अपने पूर्व होता है, यानी पढ़ाई से पूर्व होता है। ये अपने पढ़ाई के दौरान होता है, ये पढ़ाई के बाद में होता है, ये पढ़ाई के बाद मतलब अनुदेशन प्रक्रिया से पूर्व, अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान, अनुदेशन प्रक्रिया के बाद में होता है। इसके बारे में बताया जाता है। इसके औपचारिक कौन कौन से तरीके होते हैं? इसके औपचारिक तरीके हो सकते हैं, इसके अनौपचारिक तरीके हो सकते हैं। इसके औपचारिक तरीके होते हैं चेक करने के, इसके अनौपचारिक तरीके होते हैं। इसके औपचारिक तरीके होते हैं, इसके अनौपचारिक तरीके होते हैं। इसके औपचारिक तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? इसके औपचारिक तरीके में जाता है पूर्व निर्धारण करना, पूर्व निरीक्षण करना या फिर निरीक्षण करना, पूर्व परीक्षण करना, निरीक्षण नहीं पूर्व परीक्षण। देखो पूर्व परीक्षण कर लेना या फिर परीक्षण कर लेना या फिर लास्ट में पूर्व परीक्षण है, उसके बाद अपने प्रश्न निरीक्षण करना यानी परीक्षण लेना, परीक्षण करना, पूर्व परीक्षण करना, निरीक्षण करना, ये सारी चीजें आ सकती है। उसको इसके औपचारिक में क्या आ सकता है? निर्माणात्मक रचनात्मक दौरान इसके औपचारिक में क्या आ सकता है? जब आप कक्षा में चले गए हो तो आप चेकलिस्ट कर सकते हो। चेकलिस्ट है, प्रश्नोत्तरी
उसके बाद अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य है, उसके बाद प्रदत्त कार्य है, अभ्यास कार्य है, उसके बाद प्रदत्त कार्य है, प्रदत्त कार्य है, या फिर परीक्षण करना आ जाता है, या फिर परीक्षण करना। ये सब इसके औपचारिक तरीके हो सकते हैं करने के। अनौपचारिक तरीके तो वही वाद विवादे और वाद विवादे, चर्चाएं हैं, अवलोकन, ये सब। उसके बाद इसके औपचारिक तरीके क्या हो सकते हैं? मानकीकृत हो सके, मानकीकृत और अमानकीकृत, अमानकीकृत और अमानकीकृत। उसके बाद रेटिंग स्केल, उसके बाद अधिन्यास और प्रोजेक्ट, ये इसके मानकीकृत तरीके हो सकते हैं। तो ये था अपने मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में। नेक्स्ट अपन देखेंगे मूल्यांकन के प्रकारों के बाद अपन देखेंगे मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में। बेसिकली मूल्यांकन की प्रविधियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं मूल्यांकन की प्रविधियों के? मूल्यांकन की प्रविधियों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है अपने परिणामात्मक, फिर होते हैं अपने गुणात्मक, देखो परिणामात्मक में क्या आ जाता है? एक तो अपने आ जाता है लिखित, और यहाँ आ जाता है अपने परिणामात्मक में अपने आत्मनिष्ठ आ जाता है, परिणामात्मक में आत्मनिष्ठ आ जाता है, उसके बाद अपने वस्तुनिष्ठ आ जाता है, आत्मनिष्ठ, उसके बाद अपने वस्तुनिष्ठ आ जाता है। आत्मनिष्ठ में क्या क्या आ जाता है? 3, 1, 2, 3। एक तो आ जाते हैं अपने लिखित परीक्षाएं, एक अपनी मौखिक परीक्षा, एक अपने प्रायोगिक परीक्षा। इधर गुणात्मक में क्या आ जाता है? इधर गुणात्मक में ट्रिक आ जाती है अपनी, यहाँ लिख देती हूँ, देखो गुणात्मक के लिए ट्रिक आती है, आज सब करूँ, ये आ जाती है इसके ट्रिक। आज से क्या जाता है अपने अवलोकन, उसके बाद एक और ऐसे क्या जाता है अपने, एक और ऐसे एक अवलोकन आ जाता है, एक और ऐसे क्या जाता है अपने अनिश्चित अभिलेख, अनिश्चित तरीके से क्या करना, अनिश्चित या फिर आकस्मिक, अनिश्चित नहीं, आकस्मिक निरीक्षण करना, अचानक से किसी को देखना किसी स्थिति में, आकस्मिक निरीक्षण करना। उसको जैसे क्या जाता है जांच सूची, उसके बाद ऐसे क्या जाता है साक्षात्कार, उसके बाद ऐसे क्या जाता है संचयी, उसके बाद ऐसे क्या जाता है संचयी, उसके बाद पीछे क्या जाता है प्रश्नावली, उसके बाद कैसे क्या जाता है क्रम निर्धारण मापनी, उसके बाद उसे क्या जाता है उपलब्धि परीक्षण, जो अपन अलग से देखेंगे सेपरेटली, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन है, तो उपलब्धि परीक्षण को अपन अलग से देखेंगे। तो ये आती है, और इनकी विधियां, इन विधियों को अपन अब डिटेल से देखेंगे। यहाँ जाता अपने देखो प्रविधियां देखिए, अपने प्रविधियां देखिए कौन कौन सी थी प्रविधियां। एक तो अपने परिणामात्मक और गुणात्मक प्रविधियां, क्या देखिए अपने प्रविधियां देखी, गुणात्मक और परिणामात्मक देखी, गुणात्मक देखी, लिखित मौखिक प्रायोगिक देखी। यहाँ जाता अपने आज सब कहूँ आ जाती है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं लिखित परीक्षा के बारे में 2 बेसिक जानकारी देखनी। एक तो निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में देखना है, निबंधात्मक प्रश्नों में क्या देखना है, निबंधात्मक प्रश्नों के गुण और दोष देखना है। इसके गुण क्या आते हैं, इसके दोष क्या होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के गुण क्या होते हैं, यानी विधि सरल सी परीक्षाओं के बारे में चिंता करें, क्योंकि देखो इसकी ट्रिक आ जाती है विधि सरल सी परीक्षा में नकल की चिंता कर रही है, क्योंकि सिलेबस भावनात्मक रूप से बड़ा है, उसके दिमाग के हिसाब से बड़ा है, बस भावनात्मक रूप से बड़ा है, व्यापक है, बड़ा नहीं व्यापक। विधि से एक अच्छी विधि ढूंढने का अगर काम एक अच्छी विधि ढूंढनी हमें, तो निबंधात्मक प्रश्नों के थ्रू ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद विधि सरल सी परीक्षा के बारे में, यानी सरल यानी कि परीक्षा लेना, इसके सरल यानी कि निबंधात्मक परीक्षा लेना बहुत सरल होता है, क्योंकि देखो इतना सारा कंटेंट होता है, एक छोटा सा प्रश्न लिख देते हैं अपन तो, कि इसके बारे में डिटेल से लिखो। तो विधि सरल सी परीक्षा में नकल के लिए चिंता कर रही है। तो परीक्षाएं क्या होती है, इसमें सरल होती है, उसका नकल यानी इसमें नकल करने की प्रवृत्ति इसमें नहीं पाई जाती। उसके बाद चिंता यानी कि इसमें बच्चे की चिंतन का विकास होता है। उसके बाद नकल करने की चिंता कर रही है, क्योंकि सिलेबस क्या है, क्योंकि पाठ्यक्रम व्यापक रूप से पूरा शामिल हो जाता है। सिलेबस के भावनात्मक रूप से बच्चों की भावनात्मक जानकारी पता चलती है, और व्यापक रूप से सिलेबस क्या होता है, इसमें व्यापक रूप से कवर हो जाता है सिलेबस। उसके बाद अगला इसके गुणों के बाद इसके दोष बताते जाते हैं। इसके दोषों के बारे में क्या जाता है कि एक न्यायपूर्ण यहाँ जाता है, देखो न्यायदर्श, यहाँ जाता है इसकी एक ट्रिक आती है अपनी दोषों के बारे में। न्यायदर्श का प्रतिनिधि एक रूप के बारे में रटने के कारण आत्म निंदा से भर जाता है। न्यायाधीश का प्रतिनिधि न्यायाधीश का
प्रतिनिधि कोई है वो एक रूप के बारे में रटने के कारण आत्मनिंदा से भर जाता है। न्यायाधीश का कोई अच्छे से कोई प्रतिनिधि है, किसी का कोई प्रतिनिधि है, वो एक रूप के बारे में बार बार किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा था तो वो अपने आप गिल्ट से भर जाता है। एक रूप के बारे में रटने के कारण आत्म निंदा से भर जाता है। न्यायदर्शिनी की सिलेबस को पूरा कवर नहीं कर पाती, कभी किसी पोर्शन में से आ जाएगा क्वेश्चन, कभी किसी पोर्शन में आ जाएगा। बस यूं बताया जाता है कि यहाँ सिलेबस को मतलब कि व्यापक रूप से समझना हो तो निबंधात्मक प्रश्न आसानी से अपन व्यापक रूप से समझ सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के थ्रू सिलेबस को व्यापक रूप से समझा जा सकता है, क्योंकि एक निबंधात्मक प्रश्न में बहुत सारा मतलब कि एक ही बारे में बहुत सारा कंटेंट अपन लिख देते हैं इस वजह से। उसके बाद न्यायदर्श यानी न्याय अन्याय होता है, यानी एक पार्ट में से बन जाता है, किसी पार्ट में से नहीं बनता है, क्योंकि देखो एक दो पार्ट में से बना लेते हैं निबंधात्मक प्रश्न, तो न्यायाधीश का प्रतिनिधि बता दिया जाता है, यानी पूरे सिलेबस का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उसका न्यायाधीश यानी पूरे सिलेबस को कवर नहीं करती। एक रूप यानी परीक्षा अलग अलग प्रकार की हो सकती है, हर बार एक जैसी नहीं बनती है। उसके बाद के बारे में और के बारे में रटने से इसमें रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बताया जाता है। रटने के कारण आत्म यानी कि इसमें है ना आत्मनिष्ठता पाई जाती है, बताया जाता है। निदानात्मकता, इसमें निदान नहीं हो सकता, यानी किसी भी समस्या को निदान नहीं हो सकता इसमें इतनी आसानी से, और मतलब समस्या को फाइंड नहीं कर सकते अपन। उसके बाद वस्तुनिष्ठ उसके बाद बताया जाता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ के बारे में क्या बताया जाता है? वस्तुनिष्ठ के बारे में एक प्रकार जाते हैं अपने वस्तुनिष्ठ के बारे में बताया जाता है। वस्तुनिष्ठ के गुण और दोष के बारे में बताया जाता है। वस्तुनिष्ठ के गुण क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ के दोष क्या होते हैं। देखो वस्तुनिष्ठ के गुण और दोष के बारे में क्या जाता है। वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है कि इसमें है ना वस्तुनिष्ठ विधि में जाता है कि इसके गुण क्या होते हैं कि मतलब कि परीक्षा बहुत ज्यादा कठिन होती है। देखो यहाँ परीक्षा दोष में आता है कि परीक्षा बहुत कठिन होती है, लेकिन ये इसके गुण ही होते हैं कि ये बहुत कम समय में आराम से ली जा सकती है, और उसके बाद कम समय इसमें कम लगता है। और देन इसमें देखो इसकी ट्रिक आती है कि कम समय में मतलब कि कम समय में कितना भी एक व्यवहारिक अनुदान नहीं करते हैं, यानी कि कोई वर्ग विशेष है। देखो इसकी ट्रिक है कि एक वर्ग है, यानी कि जो वर्ग है व्यवहारिक वर्ग व्यवहारिक दान समय पर नहीं करते चाहे बीवी कितना भी रट ले, चाहे बीवी कितना भी रट ले। देखो वर्ग के बारे में बताया जाता है कि ये बच्चों को वर्ग में डिवाइड कर देती है। ये बच्चे इंटेलिजेंट है, ये बच्चे डबोर है। व्यवहारिक ये परीक्षा क्या होती है, बहुत ज्यादा व्यवहारिक होती है, इसमें इतनी क्लिष्टता नहीं पाई जाती। वर्ग व्यवहारिक रूप से समय पर दान नहीं करते, समय यानी बहुत कम समय में दी जा सकती। दान मतलब इसमें निदान हर पक्ष से इसमें हर पक्ष को मतलब इसमें निदानात्मक बच्चे के निदान नहीं कर सकते, बच्चे की कठिनाई को पता नहीं कर सकते, यानी कि इसके हर प्रश्न से अपन बच्चे की कठिनाई को पता नहीं कर सकते। वैसे तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है ना उससे बच्चे की कमी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन हर पोर्शन से नहीं चलता, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद दान समय पर नहीं करते हैं, नहीं यानी निदान हुए अपने और नहीं करते हैं, और चाहे बीवी कितना भी रट ले, यानी ये जो प्रश्न होते हैं वो रटने पर बल देते हैं। इस तरीके की इसके जो गुण होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, यानी वर्ग है व्यवहारिक है, इस तरीके से गुण होते हैं इसके। लेकिन दोष क्या होते हैं, दोष आ जाते हैं कि देखो इस दोष के बारे में बताता है। इसके दोष क्या हो सकते हैं कि ये जो परीक्षा होती है वो एक देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना उनके दोष क्या हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दोष क्या हो सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं देखो अभी मेरे माइंड से थोड़ा सा मिस हो रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष क्या हो सकते हैं कि देखो शिक्षण, देखो ट्रिक है अपनी कि प्रशिक्षण देने के बाद भी देखो प्रशिक्षण ट्रिक है अपनी, प्रशिक्षण देने के बाद भी कठिन परीक्षा बनाई तुमने, प्रशिक्षण देने के बाद भी कठिन परीक्षा बनाई तो जो परमाणु के क्वेश्चन है वो तो बच्चे अनुमान से करेंगे। परमाणु के प्रश्न बच्चे अनुमान से करेंगे क्योंकि उसके बारे में उनका पूर्व विचार तो है नहीं। अनुमान से करेंगे क्योंकि देखो अनुमान से करेंगे। थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं अपन। देखो निबंधात्मक में अपने मुझे तो देख ही लिया, अब वस्तुनिष्ठ के बारे में देख लेते वो देख लेते हैं। देखो वस्तुनिष्ठ के बारे में क्या देख रहे थे अपन, वस्तुनिष्ठ के गुण और दोष देख रहे थे ना, गुण और दोष क्या देख रहे थे गुण। देखो गुण देखा था अपनों ने कि चाहे बीवी कितना भी कोशिश कर ले लेकिन हम तो व्यवहारिक दान समय पर करते ही नहीं। उसको दोष के बारे में क्या जाता है कि हमने तुमको प्रशिक्षण दिया, फिर भी तुमने परीक्षाओं को बहुत ज्यादा कठिन बनाया। तो बच्चे जो परमाणु के क्वेश्चन है ना वो तो अनुमान से करेंगे क्योंकि उनके उन क्वेश्चनों को लेकर उनके पूर्व विचार तो है नहीं। तो यह जाता है इसके। देखो यहाँ जाता है कि प्रशिक्षण देने के बाद भी प्रशिक्षण के बाद भी कठिन परीक्षाएं बनाए, प्रशिक्षण के बाद भी कठिन परीक्षा का निर्माण किया, कठिन परीक्षा का निर्माण किया
अब बच्चे अनुमान परमाणु वाले प्रश्न अनुमान से करेंगे, अनुमान से करेंगे, क्योंकि पूर्व विचार देखो विचारों का संगठन है, उसका पूर्व ही जानकारी प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि उनको लेकर के उनके पूर्व विचार तो है नहीं। देखो प्रशिक्षण यानी इसको इनकी परीक्षाओं लेने के लिए पहले प्रशिक्षण देना पड़ता है, जब जाके इनकी परीक्षाओं का निर्माण होता है। प्रशिक्षण के बाद भी कठिन परीक्षा यानी इसमें परीक्षा का जो पेपर बनाना होता है वो कठिन कार्य होता है। कठिन परीक्षा का निर्माण किया और प्रशिक्षण देने के बाद भी तुमने कठिन परीक्षा का निर्माण किया। अब बच्चे परमाणु यानी इसमें परमाणुता का गुण पाया जाता है, यानी कहीं से भी तितर बितर तरीके से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, जैसे परमाणु घूमते रहते हैं ना एक तत्व में, उसी तरीके से किया गया। अब परमाणु प्रश्न बच्चे अनुमान से करेंगे, यानी बहुत बार अपन गेसिंग तुक्के से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, अनुमान से करेगा, क्योंकि पूर्व विचार तो है नहीं। पूर्व विचार के आधार पर बच्चा एक बार पता चल जाता है परीक्षा पैटर्न ये है, तो पूर्व विचार के आधार पर बच्चा अच्छा रिप्रेजेंट करके आ जाता है। और विचार यानी कि इसमें विचारों का संगठन नहीं हो पाता, इसमें रटने की प्रवृत्ति पे ज्यादा गोल होता है, विचारों का संगठन नहीं हो पाता, सारे विचार बिखरे हुए रहते हैं। तो ये था वस्तुनिष्ठ परिचय का गुण और दोषों के बारे में। नेक्स्ट अपन देख लेंगे, ये था अपनी परिणामात्मकता के बारे में। जो अपनी प्रविधि थी ना, दो प्रकार की थी, तो परिणामात्मक और गुणात्मक। एक तो थी परिणात्मक और एक गुणात्मक। अब अपन गुणात्मक बारे में देखेंगे। गुणात्मकता के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपने अवलोकन के बारे में। अवलोकन क्या बताया जाता है? अवलोकन में एक यंग महोदय आ जाते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि आंख से विवेकपूर्ण विचार करना। आंख से विवेकपूर्ण विचार करना, ये क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। इनके द्वारा देखो फर्स्ट क्या बताया जाता है? आंख से विवेकपूर्ण विचार करना ही हमारा अवलोकन कहलाता है। देखिए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता है हमारे नियंत्रित, एक होता है नियंत्रित, एक होता है अनियंत्रित और एक होता है हमारे सहयोगी। ये 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट बता दीजिए ज्यादा इसके बारे में कि ये छोटे बच्चों के लिए अच्छा होता है, बड़े बच्चे तो आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं, यानी बच्चे तो खुद ब खुद अपने आप को अवलोकित कर लेते हैं। इससे जो सूचना मिलती है वो क्या होती है? सूचना वास्तविक होती है, सूक्ष्म। इससे सूक्ष्म सूचना यानी सूचना जो मिलती है बिल्कुल सूक्ष्म मिल जाती है। इससे व्यवहार के बारे में जानकारी मिल जाती है बच्चे के व्यवहार के बारे में जानकारी। तो ये थी अवलोकन के बारे में। क्या जानकारी? यानी आंख से विवेकपूर्ण विचार करना, यंग के द्वारा परिभाषा दी जाती है। 3 प्रकार का, नियंत्रित, अनियंत्रित, सहयोगी। छोटे बच्चों के लिए ठीक होता है, बड़े बच्चे तो आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ रचना के बारे में बताया जाता है, यानी इस सूचना, इससे जो सूचना मिलती है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सटीक सूचना होती है। उसका व्यवहार, बच्चे के व्यवहार के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है अवलोकन से। उसका अगला आ जाता है अपने दूसरी गुणात्मक प्रविधियों में। अवलोकन के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे आकस्मिक निरीक्षण, यानी अचानक से आप किसी को देखते हो ना, तो क्या पता करते हो उसके बारे में? आकस्मिक निरीक्षण। अचानक से आप किसी को देख रहे हो तो आपको क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बच्चों का। आप आकस्मिक, दूसरा है ना, आकस्मिक में क्या करते हो? बच्चों की सामान्य जानकारी, यानी सामान्यकरण। छात्रों को क्या करते हो? छात्रों का सामान्यकरण करते हो आप, उसके बाद अगला क्या बताया जाता है? इसमें देता है कि रुचि में सामाजिकता को गुण, यानी कि आप बच्चों की रुचि के कारकों का पता लगाते हो। रुचि के कारक कौन से बच्चे के, और क्या करते हो? बच्चे के सामाजिक गुणों का पता लगाते हो, बच्चों के सामाजिक गुणों का पता लगाते हैं। उसके बाद रुचि में सामाजिकता का व्यवहार पाया जाता है, यानी बच्चों की रुचि के कारक। उसके बाद व्यवहार को प्रभावित करने वाली घटनाओं के बारे में पता लगाते हो, बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करने वाली घटनाओं का पता लगाते हो। तो ये सब किसमें किया जाता है? आकस्मिक निरीक्षण में, यानी छात्रों का सामान्यकरण करते पर, यानी कि कोई भी एक काम करते हुए देख लेते तो कहते थे बच्चा तो ऐसा है, यानी एक घटना को देखकर उसका सामान्यकरण करते थे। उसके रुचि के कारक देखते हैं, उसके सामाजिक गुण क्या है ये देखते हैं, व्यवहार को प्रभावित करने वाली घटना क्या है, यानी उसके नेचर को कौन सी चीजें प्रभावित करती है इसके बारे में देखते हैं। तो ये था अपना आकस्मिक निरीक्षण। नेक्स्ट क्या बताया जाता है? आकस्मिक निरीक्षण के बाद अगला बताया जाता है अपने जांच सूची बारे में। अगला बताया जाता है अपना तीसरा जांच सूची बारे में। तीसरा किससे रिलेटेड है? जांच सूची। देखो जांच सूची में क्या जाता है? जांच सूची में क्या इन्फॉर्मेशन आ जाती है? जांच सूची आपकी अभिवृत्ति के बारे में, आपकी अभिरुचि के बारे में, आपकी भावनात्मकता के बारे में, इन सब के बारे में ज्ञान करने के लिए या फिर सूचना प्राप्त करने के लिए जांच सूची का निर्माण किया जाता है। इसमें आपके गुण, आप में कौन से गुण उपस्थित है और कौन से गुण अनुपस्थित है, इनके बारे में जानकारी पता चलती है। इसका निर्माण करते समय उद्देश्यों को मद्देनजर रखा जाता है। किसको? उद्देश्यों को मद्देनजर रखकर इसका जांच सूची का निर्माण किया जाता है। ये सारी जानकारी देती है हमारे जांच सूची से रिलेटेड। उसके बाद फोर्थ क्या आ जाता है? जांच सूची के बाद अपना आ जाता है SSN साक्षात्कार आ जाता है। साक्षात्कार के बारे में क्या बताया जाता है? साक्षात्कार तो बहुत ईजी, यंग महोदय के द्वारा क्या कहा जाता है कि साक्षात्कार क्या है? सामाजिक वातावरण अंत्यक्रिया करना। सामाजिक वातावरण अंत्यक्रिया करना ही क्या कहलाता है? साक्षात्कार। सामाजिक वातावरण
वातावरण में अंतःक्रिया करना, सामाजिक वातावरण में अंतःक्रिया करना ही क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। बेसिक से परिभाषा, उसको साक्षात्कार के बेसिक से प्रकार आते हैं, जनरली ये पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी वो देख लेते हैं। एक तो व्यक्तिगत आता है, एक सामूहिक आ जाता है, एक संरक्षित आ जाता है, एक संरचित और एक असंरचित आ जाता है। उसके बाद और भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि अनुसंधान हो सकता है, अनुसंधान वाला साक्षात्कार हो सकता है। उसके बाद सर्वेक्षण वाला साक्षात्कार हो सकता है। व्यवसाय के लिए जो साक्षात्कार होते हैं वो हो सकता है। आंतरिक साक्षात्कार हो सकता है। बेसिकली तो 2-3 ही साक्षात्कार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताइएगा अपने साक्षात्कार के बाद संचयी अभिलेख के बारे में, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संचयी अभिलेख वो देखेंगे अपन। नेक्स्ट अपना चौथे के बाद 5वां क्या होता है, संचयी अभिलेख। संचयी ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संचयी अभिलेख क्या होता है, यानी कि प्रत्येक छात्र का क्रमबद्ध व नियमित रिकॉर्ड, ये क्या कहलाता है, संचय अभिलेख कहलाता है। जब बच्चा टीसी लेकर आता है तो अपने साथ लाता है। टीसी के दौरान साथ, तो इससे क्या होता है, आपको नए कॉमर्स के बारे में, जो नए बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाती है, क्योंकि अपने साथ लेकर आता है। इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है, आपकी शैक्षिक प्रगति का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या है, शैक्षिक प्रगति का अध्ययन होता है। इसमें शैक्षिक प्रगति यानी आपकी शैक्षिक प्रगति क्या रही, आपका मासिक फलांक क्या रहा, यानी महीने में आपको नंबर कितने मिले टेस्ट में, मासिक फलांक क्या रहा इसके बारे में। उसके बाद आपकी उपस्थिति कितनी रही, ये सब जानकारी इसमें आती है। उसके बाद रुचि कितनी है, और रुचि आ जाता है, रुचि की योग्यता, आपकी क्या क्या योग्यता है स्कूल में। उसके बाद आपकी रुचियां क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है संचय अभिलेख से, किसी भी बच्चे के बारे में। नेक्स्ट क्या बताया जाता है आपने, रुचि यहाँ बताया जाता है आपने। उसके बाद प्रश्नावली, छठा जगह आपने प्रश्नावली के बारे में देखो, सिंपल सा आ जाता है। प्रश्नावली एक ऐसा प्रपत्र होता है, प्रश्नावली के बारे में क्या आ जाती है, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं अपन। प्रश्नावली के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है, प्रश्नावली एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें हमें खुद को जानकारी भरनी होती है। प्रश्नावली देखो, यंग महोदय परिभाषा कौन देते हैं, यंग क्या कहते हैं, एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें हमें खुद जानकारी भरनी होती है, यानी कि स्वयं जानकारी भरना, स्वयं जानकारी भरना। प्रश्नावली एक ऐसा प्रपत्र होती है जिसमें अपन स्वयं जानकारी भरना होता है। और यंग के बाद हमारे अगला क्या बताया जाता है, एक तो यंग ने बताया, और उसके बाद अपने प्रश्नावली के बारे में आ जाता है। एक प्रश्नावली के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और यहाँ बताया जाता है यंग महोदय के द्वारा बताया। और फिर प्रश्नावली के बारे में नेक्स्ट बता दिया जाता है कि प्रश्नावली अपने रचना के आधार पर कितनी होती है। रचना के आधार पर ये वहाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है संरचित, एक होती है संरचित, एक तो यहाँ होती है एक संरचित और एक असंरचित, संरचित और असंरचित, संरचित और असंरचित। उसके बाद प्रकृति के आधार प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है अपने खुली प्रश्नावली, और एक दूसरी हो सकती है अपनी मुक्त प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली। तो ये किसके बारे में, अपने प्रश्नावली के बारे में। प्रश्नावली बेसिक इन्फॉर्मेशन यंग महोदय, रचना के आधार पर संरचित, अनुचित, प्रकृति आधार खुली या बंद प्रश्नावली। उसको नेक्स्ट देखेंगे अपन क्रम निर्धारण मापनी, क्या देखेंगे, क्रम निर्धारण मापनी। फिर बता दीजिए 7th क्या होता है, क्रम निर्धारण मापनी के बारे में क्या होता है, क्रम निर्धारण मापनी। देखो, क्रम निर्धारण मापनी को अपन वर्ग मापनी के नाम से जानते हैं, ये बता दिया जाता है। क्रम निर्धारण मापनी छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि आपको रेट दी जाती है, आपके सामने एक पूरा फॉर्मेट रखा जाता है, आपको राइट गलत टिक करना होता है। उसके बाद इसमें क्या बताई जाती है, 4 प्रकार की हो सकती है बेसिकली, कितने, 4। सबसे पहले क्या हो सकती है, ये संख्या वाली हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या लिखी हो। उसके बाद ये संख्या के बाद वर्णों वाली हो सकती है, मतलब वर्णात्मक हो सकती है। उसके बाद रेखा वाली हो सकती है, यानी एक पूरी लाइन दी जाती है, रेखा आपको यहाँ टिक करना, यहाँ टिक करना, यहाँ टिक करना, संख्या 1 2 3। उसके बाद हमारे संख्या के बाद शब्द आ जाते हैं, जैसे कि अच्छा आ जाता है, अच्छा, फिर औसत, फिर कम अच्छा, है ना, ऐसा आ जाता है। उसके बाद अपना रेखा जाती है, उसके बाद व्यक्ति टू व्यक्ति, यानी किसी पर्सन से आपने जाके पूछ लिया कि वो कहाँ स्टैंड करता है, तो ये आ जाता है अपने क्रम निर्धारण मापने के बारे में इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या जाता है, क्रम निर्धारण मापने के बाद अगला आ जाता है अपना उपलब्धि परीक्षण। देखो, अब उपलब्धि परीक्षण तो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है जिसको अपन अलग से देखते हैं। तो शुरू करते हैं अब अपन उपलब्धि परीक्षण के बारे में, क्योंकि हमें क्या देखना था, मूल्यांकन देखना था। उसके बाद उपलब्धि परीक्षण देखना है, उसके बाद नेक्स्ट देखना है निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण, इन तीनों के बारे में देखेंगे अपन। तो अब अपना आ जाता है उपलब्धि परीक्षण। तो ये मूल्यांकन आपने पढ़ लिया, पूरा पोर्शन मूल्यांकन की परिभाषा के बारे में पढ़ लिया, मूल्यांकन के प्रकार के बारे में पढ़ लिया, मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे उपलब्धि परीक्षण के बारे में। उपलब्धि परीक्षण में क्या क्या जाता है, देखो, उपलब्धि परीक्षण में अपन कितनी जानकारी पढ़ेंगे उसको अपन देख लेते हैं। लगभग अपन 6 जानकारी पढ़ेंगे। देखो, कौन सी जानकारी पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उपलब्धि परीक्षण में PAP, यानी परिभाषा के बारे में, उद्देश्यों के बारे में, फिर इसके प्रकारों के बारे में देखेंगे। और देन अपन देखेंगे N यानी NMV, यानी कि इसके निर्माण के बारे में, इसके महत्व के बारे में, फिर इसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखो, इसकी उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं क्या आती है। उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं आती है अपनी परिभाषा के बारे में बता दी जाता है। एक सुपर के द्वारा कहा जाता है, उपलब्धि परीक्षण क्या क्यों और कितना सिखाया आपने, क्या और कितना,
क्या सीखा और कितना सीखा, इसी को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उसके बाद यहाँ चौंसी के अनुसार क्या कहा जाता है, चौंसी के अनुसार कहा जाता है प्रदर्शन, यानी आपने जो भी सीखा हो वो मूल्यांकन के द्वारा प्रदर्शित हो जाना चाहिए। मतलब ये परिभाषा के थोड़ी सी है ना की पॉइंट्स है, ये परिभाषा में ये वर्ड्स आएंगे, एग्जैक्ट ये वर्ड आएंगे, दिख जाएगा, पता चलेगा, आराम से पता चलेगा कि ये इनके द्वारा प्रदर्शन कहा जाता है, उपलब्धि परीक्षण इनके द्वारा क्या कितना कहा जाता है। उसके बाद हमारे एक एबिल आ जाते हैं, एबिल के द्वारा कहा जाता है ज्ञान को समझना, क्या कहा जाता है, ज्ञान को समझना, ज्ञान को समझना। उसके बाद एबिल के द्वारा, एबिल के बाद आ जाता है अपने एबिल आ जाता है, उसके बाद अपने एक मन आ जाता है, मन के द्वारा कहा जाता है एक फलांग, यानी एक फलांग से बालक के बारे में पता कर लेना ही क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण। तो ये थी अपनी परिभाषा, उनसे अपने उद्देश्य का आ जाता है। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा, उसके बाद हाँ परिभाषा देख लिया आपने, उसके बाद अपने उद्देश्य क्या कहते हैं। देखो उद्देश्य क्या क्या है उपलब्धि परीक्षण के, उद्देश्य क्या क्या, उद्देश्य की कहा जाती है प्रशिक्षण में मेरे सामान्य, एक सेकंड, प्रशिक्षण में मेरे सामान्य कौशल की तुलना, देखो प्रशिक्षण में मेरे सामान्य कौशल की तुलना यदि मोहन के पाठ्यक्रम पढ़ाने की विधि, यदि मोहन की पाठ्यक्रम को पढ़ाने की विधि व उद्देश्यों से की गई तो मैं कठिनाई से ही सफल होऊंगा, ये बताया जाता है। देखो प्रशिक्षण यानी कि उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है कि प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों को जान पाए, उसके बाद प्रशिक्षण में आपके सामान्य स्तर को जांच पाए, बच्चे के कौशल को जांच पाए, बच्चे तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर पाए, और मोहन के पाठ्यक्रम पढ़ाने की विधि, पाठ्यक्रम में